नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेशन एट 9 और आपका स्वागत है इस बुलेटिन में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो खबरों की शुरुआत करते हैं मेघालय से, जहां चुनावी नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। मेघालय में पूर्व सीएम कोनराड संगमा को राज्यपाल फागु चौहान ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 7 मार्च को संगमा राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को सुबह 11 बजे राजभवन में होगा। आपको बता दें कि कोनराड संगमा ने बीते शुक्रवार को 32 विधायकों के समर्थन के साथ राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इनमें एनपीपी के 26 विधायक, बीजेपी और हिल स्टेशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक शामिल। लंदन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत की सीमा के अंदर चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इंकार मोड में है। उन्होंने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ बातचीत में कहा कि हम किसी को भी अपने क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करने को इजाजत नहीं देते और हमें किसी को डराना धमकाना मंजूर भी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में चीनियों ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया और हमारे सैनिकों को मार गिराया, लेकिन पीएम पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने खुद कहा है कि भारतीय जमीन का एक भी इंच नहीं लिया गया। उनके इस बयान के बाद इस बारे में बीजिंग के साथ बातचीत कैसे की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां त्रिपुरा और नागालैंड में नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को हुआ था, जबकि नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। बीजेपी त्रिपुरा में 32 सीटों के साथ दूसरी बार बहुमत हासिल करने में सफल रही है। शर्मा बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक भी हैं। सूत्र के मुताबिक बैठक में कैबिनेट के ढांचे और सरकार के गठन पर चर्चा हुई। शर्मा ने त्रिपुरा और नागालैंड में मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह के साथ बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। अगरतला में भौमिक और साहा से अलग अलग मुलाकात भी की थी। चलिए बात करते हैं असम की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वो 7 और 8 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो वहां के क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ वो चुनावी राज्य में सीएम शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। और चलिए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां कोलकाता में युद्धपोत से भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बूस्टर को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल ने अरब सागर में अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार काम कर रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है, जो डीआरडीओ और रूसी संघ के एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है और उन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस का निर्माण किया है। आपको बता दें कि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज, जेट या जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम 2 नदियों के नाम से बना है, जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर है। अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने भोपाल के जंबूरी मैदान पर 1 लाख से ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि योजना के लिए बहनों को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र में शिविर आयोजित होंगे और इसकी जानकारी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए भी आपको ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपए महीना यानी कि साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है।
वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जोरा ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में बारी बारी से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया गया। और अब खबर पंजाब से है, जहां बंदी सिखों की रिहाई के लिए लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य संस्थाएं इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब के तरनतारन में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आवास के बाहर धरना दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरह लोगों ने बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर धरना दिया और मांग पत्र सौंपा। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि गुरु का अपमान करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पहले से जेल में सजा काट रहे बंदियों को रिहा किया जाए। खबरों में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लखनऊ में कौशल महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शुरू की है। प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कौशल महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां 112 कंपनियां आई हैं, जो यह साबित करता है कि प्रदेश में पर्याप्त क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3-4 साल में करीब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है, इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी में मिशन रोजगार के तहत एक बड़ा अभियान चल रहा है। चलिए अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने एक और बदमाश का एनकाउंटर कर दिया है और हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को मार गिराया। उमेश पाल को सबसे पहले गोली मारने वाले आरोपी उस्मान और पुलिस के बीच प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश उस्मान घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां राजधानी पटना के बापू सभागार में दिव्यांग होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों दिव्यांग बापू सभागार पहुंचे। साथ ही इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में हो रहे बिहारियों पर हिंसक हमले पर अपना बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और सदन में हमने सब कुछ रखा है। साथ ही सरकार ने एक टीम तमिलनाडु भेजी है, इस पर पूरी सजगता से काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से हम पूरे प्रदेश को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई। और अगली खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुड्डा खुद को कद्दावर नेता तो मान रहे हैं, लेकिन हुड्डा ये बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितना रोजगार दिया। वो कांग्रेस पार्टी में केवल 1 मैन शो बनकर रह गए हैं। उनके कामों की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर भाग रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार विकास को रफ्तार देने का काम कर रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकवाद पर एनआईए ने करारा प्रहार किया है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी की संपत्ति जब्त की है। यह आतंकी पिछले महीने ही पाकिस्तान में मारा गया था। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रहा आतंकवादी बशीर अहमद पीर उत्तरी कश्मीर जिले के बाबरपुरा इलाके का रहने वाला था। पाकिस्तान से संचालित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों से घाटी में एनआईए की कार्रवाई जारी है और आतंकवादी गतिविधि में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। और चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां बिहार के मजदूरों से कथित मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
इन वीडियोस के वायरल होने के बाद राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की। स्टालिन ने नीतीश को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार के रहते तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों से मारपीट नहीं होगी। सभी वर्कर हमारे अपने वर्कर हैं जो तमिलनाडु के विकास में मदद करते हैं। स्टालिन ने आगे कहा कि उन्होंने सीएम नीतीश को भरोसा दिलाया है कि बिहार के मजदूर प्रभावित नहीं होंगे। स्टालिन ने कहा कि भाजपा विरोधी दलों के बीच कोई भी मतभेद पैदा नहीं कर सकता। उन्होंने अफवाह फैलाकर कानून और व्यवस्था को बाधित करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात बताई। अब खबर बिहार से है, जहां तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट और कथित जानलेवा हमले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के अधिकारियों की टीम तो पहले ही तमिलनाडु पहुंच गई। वहीं अब इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान तमिलनाडु जाएंगे। चिराग पासवान चेन्नई जाकर पीड़ित मजदूरों से मिलेंगे। मजदूरों से मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर को चिराग पासवान राजभवन जाएंगे और राज्यपाल आर.एन. रवि से मिलेंगे और बिहारी मजदूरों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। अगली खबर राजस्थान से है, जहां वसुंधरा राजे को बीजेपी का सीएम चेहरा बनाने की मांग तेज हो गई है। वसुंधरा के जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए और इस दौरान समर्थकों ने वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग रखी। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल अभी सबके जहन में दौड़ना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री फेस बनने के लिए बीजेपी में दावेदारी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आपको बता दें कि साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास पर प्रदेशवासियों के साथ होली खेली। इस मौके पर मुख्यमंत्री की मां भी शामिल रही। सीएम ने अपनी मां को तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि मां का आशीर्वाद हमेशा उन्हें देवभूमि की सेवा के लिए नई ऊर्जा देता है। अपने निजी आवास पर हुए समारोह में सीएम धामी ने लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने भी सीएम धामी को गुलाल लगाकर होली का उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री को होली की शुभकामनाएं देने आई महिलाओं ने होली के गीत भी गाए। और चलिए अब रुक करते हैं पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने मान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब में अराजकता फैलाने में कामयाब हो रहा है। वहीं गोइंदवाल जेल में लॉरेंस गैंग द्वारा जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों को मौत के घाट उतारने के बाद गैंगस्टरों ने अपना वीडियो जारी किया, जिससे साफ होता है कि गैंगस्टरों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। सांसद बिट्टू ने कहा कि अजनाला कांड के बाद पुलिस को भी पता चल गया है कि सरकार पुलिस कर्मचारियों के पीछे नहीं खड़ी हुई। इस कारण अब जेलों में बैठे गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जो पुलिस कर्मचारियों के सामने ही हत्याएं कर वीडियो बना रहे हैं। बिट्टू ने कहा कि पंजाब को तालिबान बनाया जा रहा है। पंजाब के ये हालात देख आज सभी पार्टियां शर्मसार हो रही हैं। अब समय आ गया है कि सभी पार्टियों को पंजाब की रक्षा के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। और अब एक बार फिर से बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं को राहत मिली। दरअसल हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लड़कियों का एक और शैक्षिक वर्ष बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से महिला वकील की दलील थी कि लड़कियों का एक और शैक्षिक वर्ष बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज दोपहर 2 बजे राज्य सचिवालय में होगी। इससे पहले 1 मार्च और 3 मार्च को कैबिनेट बैठक हुई थी। अब 2 दिन बाद फिर से बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य की आबकारी नीति पर मुहर लगने के आसार हैं। इसके अलावा कांग्रेस की गारंटी और बजट सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा होगी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। और अगली खबर हरियाणा से है, जहां पर ई टेंडरिंग का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 9 मार्च को अगर बातचीत विफल होती है तो वो 11 मार्च को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इस मामले को लेकर राजभवन पहुंचने वाले हैं और सरपंचों की आवाज राज्यपाल तक पहुंचाने की तैयारी में है। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर बाद 3 बजे पहले वो सेक्टर 7 स्थित अपने आवास पर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे पार्टी नेता महामहिम राज्यपाल को ई टेंडरिंग और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान के साथ पार्टी विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुकमा में पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। नक्सलियों से लड़ने के साथ साथ समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पुलिस कर्मियों ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में बच्चों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की पाठशाला स्थापित की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को कृषि, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के मामले में विकसित राज्यों में पहचाना जाता है। राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में कई स्थान आजादी के कई दशकों के बाद भी बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, इसकी प्रमुख वजह नक्सली हिंसा को माना जाता है। ऐसे में पुलिस की ये पहल आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की स्थिति बदलने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब एक बार फिर से बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर जिले में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। दरभा थाना पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक नाबालिग है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 4 मार्च की रात बस्तर जिले के मावली पदर गांव में मेला खेलने गई युवती को आरोपियों ने उस वक्त बंधक बनाया जब वो अपने रिश्तेदार के साथ एक मैदान में बैठकर खाना खा रही थी। पीड़िता ने 5 मार्च की सुबह इस मामले की रिपोर्ट दरभा थाना इलाके में दर्ज कराई। युवती ने बताया कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरन उसे उठाकर मेले के नजदीक एक तालाब के पास ले गए, जहां 7 युवकों ने बारी बारी से युवती का बलात्कार किया। और अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पिता बीजू पटनायक की 107वीं जयंती पर प्रदेशवासियों को सौगात दी है। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य के पश्चिमी जिलों के दौरे के दौरान बीजू एक्सप्रेसवे और बीजू आर्थिक गलियारा जनता को समर्पित किया। पटनायक ने इसके अलावा बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले कालाहांडी और बारगढ़ जिले में रोड शो भी किया। इस दौरान सीएम पटनायक ने कहा कि उन्हें बीजू एक्सप्रेसवे को ओडिशा के लोगों की सेवा में समर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बीजू एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि वो शब्दों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। एआईएमआईएम की जारी इस लिस्ट के मुताबिक बेलागावी नॉर्थ 11 से लतीफ खान पठान, हुबली धड़वाद ईस्ट 72 से दुर्गाप्पा बिजावत और बसवाना भागेवड़ी 28 विधानसभा से अल्लाह बख्श बीजापुर को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उन्नाव के पूर्वा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह के एक बयान पर विवाद हो रहा है। उन्नाव में एक गौशाला के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो वो गौशाला तोड़ देगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों से आग्रह करेंगे कि कोई अच्छा रंग पकड़े, लाल रंग खतरे का निशान है।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।